वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कैसे द्रविड़ नाडु कॉन्सेप्ट से नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करी गई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स डेवल्यूशन के बारे में, डिस्कस करेंगे क्या रियली साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा रिच है, नॉर्थ साउथ के बीच क्या आज भी एक इमेजिनरी लाइन एग्जिस्ट करती है और क्या वो इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं जिससे हमारे देश की यूनिटी कायम रहे। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली है। ತೆರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ₹1 ಅಲ್ಲ ₹100 ತೆರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ರಿಂದ 13 ರೂಪಾಯಿ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हाल ही में ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने विशेष रूप से दक्षिण भारत से यह दावा किया है कि उन्हें प्रेजेंट स्कीम ऑफ फाइनेंशियल डेवल्यूशन के अनुसार अपना उचित हिस्सा नहीं मिलता है। उन्होंने इश्यूज रेज करते हुए कहा है कि जितना टैक्स वो कलेक्ट कर रहे हैं उसके प्रपोर्शन में उन्हें काफी कम टैक्स वापस मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 270 के जरिए कलेक्टेड नेट टैक्स को सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर मिलती है। ये डिवीजन फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर आधारित है, जिसका फॉर्मेशन आर्टिकल 280 की शर्तों के अनुसार हर 5 साल में किया जाता है। टैक्स शेयर के अलावा राज्यों को एज पर रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स इन एड्स भी दिया जाता है। हालांकि द डिविजिबल पूल यानी जो टैक्स सेंटर से स्टेट में जाएगा उसमें सेस एंड सरचार्ज इंक्लूड ही नहीं होते हैं। दोस्तों, ये सरचार्ज और सेस का इंपॉर्टेंस आप इससे लगा सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्टेड ग्रॉस यानी टोटल टैक्स का एस्टिमेटेड 23% सिर्फ सेस एंड सरचार्ज से आएगा। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का गठन हर 5 साल में किया जाता है और इसमें एक चेयरमैन और 4 ऐसे सदस्य होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जिसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार डिविजिबल पूल यानी वर्टिकल डेवल्यूशन से राज्यों की हिस्सेदारी 41% होती है। वर्टिकल डेवल्यूशन का मतलब है सरकार सारे स्टेट्स में टोटल कितना % टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वहीं इस पैसे का राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन बोला जाता है, वो कई फैक्टर्स पर आधारित है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि कैसे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर टैक्स डेवल्यूशन होता है। अब जानते हैं कि आखिर इसमें इशू क्या आता है। सबसे पहले हर स्टेट को सेंट्रल टैक्सेस में कंट्रीब्यूट किए गए हर ₹1 के लिए वापस मिलने वाले अमाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर ₹100 के अगेंस्ट में महाराष्ट्र को ₹8 वापस मिलता है, वहीं बिहार को ₹100 के अगेंस्ट में ₹700 से भी ज्यादा वापस मिलता है। ये क्लियरली टैक्स डेवल्यूशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, पिछले 6 फाइनेंस कमीशन के दौरान दक्षिणी राज्यों के लिए टैक्स डिविजिबल पूल में परसेंटेज हिस्सेदारी कम हो रही है, जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ देखा जा सकता है। और तीसरा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, केंद्र सरकार अपने द्वारा कलेक्टेड सेस और सरचार्ज राज्यों के साथ शेयर नहीं करती। इसका एक एस्टीमेट आप ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार का वर्ष 2024-25 के लिए कुल टैक्स रेवेन्यू 38 लाख करोड़ का है और इसमें राज्य का हिस्सा सिर्फ 12 लाख करोड़ होता है, जो सेंटर के कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 32% है, जो 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा रिकमेंडेड 41% से भी काफी कम है। इनमें से कुछ पैसे का उपयोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजनाओं के लिए भी किया जाता है, जो हालांकि राज्यों को फायदा जरूर पहुंचाती हैं, लेकिन इन पर राज्यों का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्टेट्स लगभग 40% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और लगभग 60% एक्सपेंडिचर बियर करते हैं। फाइनेंस कमीशन को अपने रिकमेंडेशंस में इस इम्बैलेंस को जरूर एड्रेस करना चाहिए। ये सभी स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि वे हमारे देश के इक्विटेबल डेवलपमेंट में योगदान दें। हालांकि 3 इम्पोर्टेंट सुधार हैं जिन पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन करते समय इक्वालिटी और फेडरलिज्म के बीच संतुलन बनाए रखने पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें सेस और सरचार्ज के कुछ हिस्से को शामिल करा के डिविजिबल पूल को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन में एफिशिएंसी ऑफ स्टेट्स को ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए। एंड तीसरा, फाइनेंस कमीशन के गठन में स्टेट्स का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आई एम ट्रूली होपफुल कि नियर फ्यूचर में हम ऐसे रिफॉर्म्स जरूर देखेंगे। इज साउथ रियली रिचर देन नॉर्थ? आइए इस टॉपिक को कुछ चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं।
पहला, इन टर्म्स ऑफ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो बताता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में उस स्टेट में प्रोड्यूस टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या थी। उसमें सारे 5 सदर्न स्टेट्स टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थे। तमिलनाडु सेकंड, कर्नाटका फोर्थ, वाइल केरला, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को 8th, 9th एंड 10th पोजीशंस मिली थी। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में सदर्न स्टेट्स बेहद अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वंस पर कैपिटा इनकम इज इंक्लूडेड पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, केवल 2 सदर्न स्टेट्स ही टॉप 10 में दिख रहे हैं और एक भी सदर्न स्टेट टॉप 5 में नहीं आता है। तीसरा, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स ऑफ गिनी कोएफिशिएंट्स के हिसाब से दक्षिणी राज्यों के लिए एक खराब तस्वीर सामने आई है। गिनी कोएफिशिएंट इनकम इनइक्वालिटीज को एज अ रेशियो मेजर करता है, जिसमें हायर फिगर यानी ज्यादा इनइक्वालिटीज दर्शाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस में टॉप पर हैं, उनके वहां इनकम इनइक्वालिटीज का रेशियो बहुत खराब माना जा रहा है। महाराष्ट्र, जो NSDP लिस्ट में सबसे ऊपर है और जिसका 3rd हाईएस्ट गिनी कोएफिशिएंट है, उसमें भी एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है। जबकि लो प्रोडक्शन और लो पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट्स जैसे कि बिहार और असम में लोएस्ट कोएफिशिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और फैक्टर्स जो एक स्टेट के डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंस को डिनोट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चार्ट में NSO सर्वे 2017 के हिसाब से करेंटली इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट केरला है। वहीं पर अगर सबसे कम लिटरेसी की बात करें तो आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में टॉप पर आता है। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर दिल्ली टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। वहीं बिहार इस लिस्ट में आपको लोएस्ट पर मिल जाएगा। वहीं अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस लिस्ट पर आपको टॉप पर दिखाई देगा, जो कि मेनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर ही डिपेंड करता है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांग विभाग होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को सुना, अगर सारे स्टेट्स अपने रिसोर्सेज को रोक लें तो सोचिए क्या सिचुएशन हो जाएगी पूरे देश की। आज साउथ इंडियन स्टेट जरूर ज्यादा डेवलप्ड हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, लेकिन एज अ कंट्री हमें नॉर्थ और साउथ डिवाइड को स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। पास में हुए इन्वेजन्स, पॉलिटिकल करप्टनेस, लो एक्सेस टू सी रूट्स, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड नो पॉपुलेशन कंट्रोल, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने नॉर्थ की ग्रोथ को एज कम्पेयर टू साउथ काफी स्लो किया है। लेकिन ऐसे भी कई फैक्टर्स हैं जिनसे साबित होता है कि नॉर्थ इंडियंस ने राष्ट्र के लिए कई योगदान दिए हैं, जैसे ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्मी, चीप लेबर जिससे दूसरी स्टेट्स की ग्रोथ में हेल्प हो सके, राजस्थान के ब्यूटीफुल फोर्ट्स हो या दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी। उत्तर भारत में अनेकों सांस्कृतिक विरासतें मौजूद हैं जो एक रिच हेरिटेज प्रोवाइड कराती हैं। सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ के इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की पोजीशन को हासिल किया है। तो जरूर नॉर्थ इंडिया में बहुत इश्यूज हैं, बट सिमिलर इश्यूज साउथ इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कलेक्टिव ग्रोथ से हम एक बहुत बेटर इंडिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।